जिस दिन आम परिवार का, किसान परिवार का, गरीब परिवार का बेटा पढ़ लिख कर डीसी एसपी लगेगा, उस दिन किसान परिवार का भला होगा। बंगाल की युवती के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को तो मैं किसान नहीं मानता, या मैं किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ने वाले लोगों को तो किसान नहीं मानता, या मैं तिरंगे झंडे को फाड़ने वाले लोगों को तो मैं तो किसान नहीं मानता। अगर जननायक जनता पार्टी का कोई सांसद पार्लियामेंट में बैठा होता और वो किसानों के हित में खड़ा नहीं होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं मैं जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जो भर्तियां नाजायज हुई थी, जब माननीय न्यायालय ने उनको रद्द करने का काम किया है, तो उन युवाओं के साथ कुठाराघात दुष्यंत चौटाला जी ने नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने किया था। युवा ने हमेशा आपकी पार्टी को तवज्जो दी थी। 2019 चुनाव की बात करें तो आज वही युवा आपको गालियां देने के लिए मजबूर है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कौन सा अधिकार है कि वो ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति को सिलेंडर लेने का या बांटने का अधिकार था कानूनी रूप से? जमुना पार भेजने वाले जो ये कहते थे कि पाकिस्तान भेज देंगे, जमुना पार भेज देंगे, वो गोदी में बैठ गए। ऐसा नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा की तरह जो एक लाइन में भेड़ बकरियों की तरह ले जाकर दिल्ली दरबार की परेड कराने के लिए हम लेकर जाते हैं। जब इस देश में ट्रैक्टर पर टैक्स लगा था तो दीपेंद्र भी उसी संसद में बैठा था और दुष्यंत भी उसी संसद में बैठा था जब ट्रैक्टर लेकर दुष्यंत चौटाला पार्लियामेंट गए थे, और इस देश के पहले सांसद थे। दीपेंद्र हुड्डा या राहुल गांधी की तरह ट्रैक्टर सड़क पर छोड़कर नहीं भागे थे। हाल चुनाव में सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, पूरी केंद्र सरकार को वहां पे झोंक दिया, उसके बावजूद भी पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अगर इंसो में बैठे लोगों को ये निर्णय लेना हो तो इस प्रदेश में उन्नत शिक्षा, सुनिश्चित रोजगार, सबको मिले यह अधिकार, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की इस पंक्ति को हम बिल्कुल धरातल पर लागू करें। रोहतक से लोकसभा पूर्व प्रत्याशी और इंसो के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देसवाल अभी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। बिंदास। बहुत बहुत धन्यवाद। इंसो का नाम लेके पूरे प्रदेश के युवाओं को आए दिन गुमराह करते हैं, उनके लिए कुछ किया भी है? को स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन गुमराह नहीं करती, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करती है, चाहे कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। लगता है कुछ ज़्यादा ही मार्गदर्शन कर दिया, इसलिए स्कूल खुले हैं, कॉलेज बंद है। देखिए, ये फैसला जो है केंद्र में बैठे मंत्रियों को, प्रदेश में बैठे मंत्रियों को लेना, किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, और इंसो में बैठे पदाधिकारियों को तो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर इंसो में बैठे लोगों को ये निर्णय लेना हो तो इस प्रदेश में उन्नत शिक्षा, सुनिश्चित रोजगार, सबको मिले यह अधिकार, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की इस पंक्ति को हम बिल्कुल धरातल पर लागू करें। जिस दिन इंसो से जुड़ा कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री के पद पर बैठा होगा, उस दिन आपकी इस बात का जरूर बखूबी मैं जवाब दूंगा। मतलब प्रदीप देसवाल कहें या इंसो कहें या जेजेपी कहें, उनका पेटा अभी तक नहीं भरा है कि मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री तो बन गए हैं आप। जिस प्रदेश ने इस देश के प्रधानमंत्री तय किए हों, वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सीमित कैसे रह सकता है? इस हरियाणा प्रदेश ने तो देश को नेतृत्व दिया है, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को का त्याग किया इस हरियाणा प्रदेश से चौधरी देवीलाल जी ने। तो हरियाणा प्रदेश जो पूरे विश्व में डंका बोलता है, उस हरियाणा प्रदेश की जो प्रतिभा है या दुष्यंत चौटाला जैसे कुशल नेतृत्व को हम सिर्फ उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ही क्यों आंक रहे हैं? इससे ऊपर भी जो है काफ़ी कुर्सियां हैं। प्रदीप देसवाल का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। एक तरफ युवाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। कभी भी प्रदीप देसवाल का कोई दोहरा चरित्र आज तक न तो हुआ है, न ऐसा दिन आएगा कि दोहरा चरित्र की भूमिका में मुझे आना पड़े। हमने युवाओं की लड़ाई लड़ी है और अगली पंक्ति में खड़े होकर लड़ी है, चाहे लाठियाँ चली हैं, चाहे गोलियां चली हैं। हम युवाओं के अधिकारों के लिए डटे रहे हैं और लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन प्रदीप जी, लड़ाइयाँ लड़ी थी, ना कि लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी ऑनलाइन के नाम पे, कभी ऑफलाइन के नाम पे, कभी फीस के नाम पे, कभी उनको कॉलेज खुलने के नाम पे, तमाम तरह की समस्याओं का सामना युवाओं को करना पड़ रहा है। तो आप एक सप्ताह ऐसा बता दीजिए कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता शिक्षण संस्थानों में न रहे हों, चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान की बात हो, पीजीआई रोहतक में चाहे खून की ज़रूरत हो, चाहे पूरे प्रदेश में जब लोग घरों से निकलते हुए डर रहे, तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर 2100 से ज़्यादा यूनिट जो है ब्लड डोनेट करने का काम किया था। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आई डोनेशन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो इंसो के नाम है। कागजों में नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड को आप कागजों तक सीमित मानते हैं तो वो मैं आपकी जो बुद्धि है या आपकी जो भावनाएं हैं, मैं उनको बयान नहीं कर सकता। भावनाओं की बात नहीं करें, क्योंकि जगह जगह पर लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। टीम दीपेंद्र हुड्डा भी काम कर रही थी और आप कह रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कौन सा अधिकार है कि वो ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट सकते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति को
सिलेंडर लेने का या बांटने का अधिकार था कानूनी रूप से? पूछना चाहता हूं आपसे। लेकिन सेवा करने का तो अधिकार प्रत्येक देश के नागरिक को, सेवा करने का अधिकार तो प्रत्येक देश के नागरिक को। इसी बात का जवाब देता हूं। दीपेंद्र हुड्डा के एक नजदीकी को सिलेंडर की कालाबाजारी में गिरफ्तार किया गया था, जेल की सलाखों के पीछे गए थे, आपके संज्ञान में है, स्वीकार करेंगे इस बात को? स्वीकार करेंगे इस बात को? लेकिन 9 घोटाले आपकी सरकार में हुए, आप स्वीकार कर रहे हैं? बताइए ना कौन सा घोटाला है? कौन घोटाले, शराब घोटाले, धान घोटाले, न जाने कितने 9 घोटाले। जिस शराब घोटाले की आप बात कर रहे हैं वो शराब का व्यापारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजदीकी व्यक्ति था। दीपेंद्र के साथ उसकी स्टेज की सेल्फियां जगजाहिर हुई थी। मतलब मंत्री आपका, सरकार आपकी और करने वाले कांग्रेस के। जिस समय वो अवैध शराब पकड़ी गई थी खरखोदा में, उस समय क्या दुष्यंत चौटाला जो है इस विभाग के मंत्री थे? क्या सरकार में थे दुष्यंत चौटाला जब वो शराब पकड़ी गई थी खरखोदा थाने के अंडर में? लेकिन सरकार के राज में तो घोटाला हुआ ना। मैं पूछना चाहता हूँ वो शराब कब पकड़ी गई थी? वो शराब कब पकड़ी गई थी? वो लॉकडाउन में शराब का धंधा किया गया। तमाम जो विपक्ष के नेता उनकी तरफ से आरोप लगाए गए। आबकारी विभाग में कितने ज़्यादा जो है आमदनी बढ़ी, हरियाणा प्रदेश के कोष में कितना पैसा आया है पिछले के मुकाबले कितना? अगर इस तरह के घोटाले हुए होते जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं तो इतना ज़्यादा धन एकत्रित कहाँ से होता? आबकारी विभाग का पिछले वर्षों की तुलना में इतना ज़्यादा जो लाभ हरियाणा प्रदेश के खाते में आया है, कई सौ करोड़ रुपये जो है आमदनी जो बढ़कर प्रदेश की खाते राज कोष में गई है। लेकिन युवा तो बेरोजगार हो गए। तो लॉकडाउन में इस देश में नहीं पूरे विश्व में इस महामारी में जब लोगों को जीवन बचाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में नए रोजगार लाने के लिए प्रयासरत हैं दुष्यंत चौटाला। जब पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में लोग दुबके बैठे थे, उसमें न केवल दुष्यंत सिंह चौटाला बल्कि पूरी टीम मैदान में थी। मंडियों का दौरा कर रहे थे दुष्यंत चौटाला। जब नए रोजगार तो छोड़िए प्रदीप जी, जो लोग रोजगार पर थे उनसे भी छीने जा रहे हैं। बताइए ना, आप आंकड़े दीजिए ना कौन से छीने गए हैं? आप आंकड़े दीजिए मुझे कौन से छीने गए हैं? शिक्षा विभाग के अंदर छीने गए। हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, वहां पर तो बहुत ज्यादा संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन उसके केवल 5% संख्या अभी नहीं बढ़ पाई। अब भूपेंद्र हुड्डा सरीखे लोगों ने जो नाजायज भर्तियां कर रखी हैं और माननीय न्यायालय ने वो भर्तियां कैंसिल की हैं, तो उसमें आप सरकार पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जो भर्तियां नाजायज हुई थी, जब माननीय न्यायालय ने उनको रद्द करने का काम किया है, तो उन युवाओं के साथ कुठाराघात दुष्यंत चौटाला जी ने नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने किया था, जब बिना किसी पारदर्शिता के भर्तियां की गई थी। तो मैं तो लेकिन असली दोषी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनको जेल में डाल देना चाहिए था। लेकिन आपकी सरकार है, डालिए ना फिर। तो हमारी सरकार है तभी तो पारदर्शिता के तहत भर्तियां हो रही हैं, तभी तो वो उजागर हो रहे हैं वो घोटाले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए थे। जो जमीन घोटाला हो, जो किसानों की जेब काटने का काम हो, चाहे एमडी यूनिवर्सिटी की जमीन बेचने का काम हो, और या फिर मैं ये कहूँगा चाहे रोहतक के शहीद स्मारक का विरोध करने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कौड़ियों के भाव में यूनिवर्सिटियों की जमीन बेच रहा था, जब प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा था, अपने ही गृह क्षेत्र में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की जमीन को दोनों हाथों से लुटाने का काम उसने किया था। 5 साल से बीजेपी की सरकार थी, 2 साल से गठबंधन की सरकार है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इसका मतलब आरोप झूठे। हम द्वेष भावना से काम करने वाले लोग नहीं हैं। ये काम न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका का काम कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई राजनेता नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति विशेष या कोई प्रदीप देशवाल नहीं कर सकता। न्यायपालिका को अधिकार हो, न्यायपालिका काम न्यायपालिका ने तो अभी फैसला सुनाया था कि उनके ऊपर चार्ज कोई फ्रेम नहीं हुआ। नहीं, मैं कानून का छात्र हूँ। वो जो है अभी मैटर सब जुडिस है, उनको कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है, लेकिन वो अपराधी भी घोषित नहीं किए गए हैं उनको। लेकिन वो अपराधी भी घोषित नहीं किए प्रदीप। क्या वो न्यायालय से बरी हुए हैं? क्या वो न्यायालय से बरी हुए हैं? लेकिन उनको सजा भी नहीं सुनाई गई है। आप कैसे कह सकते? ट्रायल चल रही है, अभी गवाही होंगी, ट्रायल चल रही है, मैटर सब जुडिस है। अभी ट्रायल पूरी होने से पहले कैसे आप किसी डिसीजन पर जा सकते हो? न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में आप और मैं कैसे हस्तक्षेप कर सकते? यही बात पूरा प्रदेश जानना चाहता कि जब तक कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो दोषी हैं? मैं तो आरोपी कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के साथ में चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से जमीन का बंटाधार करने का काम किया है, किस तरह से डिस्टेंस एजुकेशन की 6800 दुकानें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में खोली गई थी। विदेशों में जो डिस्टेंस एजुकेशन के सेंटर पाए गए थे, किस तरीके से एक एनबीसीसी कंपनी के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में लूट की गई थी, और किस तरीके से हरियाणा प्रदेश में 2 साल के लिए डिस्टेंस एजुकेशन बंद करनी पड़ी थी। ये हालात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में एजुकेशन के थे।
और किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने परिवार के अपने चहेते लोगों को दोनों हाथों से नौकरियां बांटने का काम किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही सरकार ऐसी सरकार थी जो अपनी ही सरकार में भर्तियां कैंसिल हुई थी। भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहते हुए न्यायालय से भर्तियां कैंसिल हुई थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, उन्हीं की सरकार होने के चलते भर्तियां कैंसिल हुई। अगर हम ड्राइंग टीचर की बात करें, अगर हम पीटीआई की बात करें, न जाने कितने लोगों का आपकी सरकार ने रोजगार छीना है। आपको नहीं लगता कि कितना अन्याय उन परिवारों के साथ हुआ? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सरकार का कोई अध्यादेश था, कोई आदेश था या न्यायालय का आदेश था? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, जो भर्तियां कैंसिल हुई वो न्यायालय ने की या सरकार ने की? बताइए, आपसे सवाल पूछता हूं। लेकिन सरकार चाहती तो रख सकती थी, क्या कोई सरकार न्यायालय से ऊपर जाकर कोई न्यायालय के आदेश को अवमानना कर सकती है? क्या इस देश का संविधान आज्ञा देता है किसी सरकार को कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश को मना कर दे? क्या आज्ञा देता है कोई सरकार को? कोई भी रूल क्या भारत का संविधान आज्ञा देता है? कि ये उन लोगों से आपको सवाल पूछना चाहिए जिन लोगों ने उन युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए जिन्होंने उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन युवा ने हमेशा आपकी पार्टी को तवज्जो दी थी। 2019 चुनाव की बात करें तो आज वही युवा आपको गालियां देने के लिए मजबूर है। देखिए, ये आप पे आरोप प्रत्यारोप का दौर है राजनीति में। मैं भी तो एक युवा हूँ, मैं एक आम किसान परिवार का बेटा हूँ। दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस आम परिवार के व्यक्ति को, आम परिवार तो छोड़िए, हरियाणा प्रदेश के किस नौजवान को राजनीति में आगे बढ़ाया? एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने बेटे से अलग इस प्रदेश में कौन युवा नजर आता? मुझे एक नाम मत गिनवाइए। मैं बहुत सारे युवा हैं ना, नाम आप नाम बताइए मुझे। आप प्रत्येक हलके के दौरान आज भी अगर वास्तव में कांग्रेस देखी जाए, हालांकि अलग अलग भागों में कांग्रेस बटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सारा जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपसे नाम पूछ रहा हूं, पूरे प्रदेश में एक नाम बताइए ना, एक टिकट किसी नौजवान साथी को दी गई हो, एक नाम बताइए। अब मैं आपसे चैलेंज करता हूं। बहुत सारे लोगों को दी गई, डॉक्टर अजय चौधरी को दी गई। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप, मैंने बताया ना, डॉक्टर अजय चौधरी को दी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में क्या दीपेंद्र से अलग कोई नौजवान साथी नहीं था? कहाँ एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष? कहाँ है जो यूथ कांग्रेस के पूर्व? क्या 10 विधायकों में से केवल दुष्यंत चौटाला ही थे जो विभाग लीग और विधायक नहीं बन सकते थे मंत्री? हरियाणा प्रदेश में 60% युवाओं को टिकट देकर चुनाव लड़ाने का काम दुष्यंत सिंह चौटाला और जननायक जनता पार्टी ने किया है। इस देश में अगर ये आंकड़े कहीं भी किसी क्षेत्रीय पार्टी के पास या राष्ट्रीय पार्टी के पास हों तो मैं चैलेंज करता हूं। और उन लोगों के साथ सरेआम धोखा किया गया। क्या धोखा किया गया है? क्या किसी को राजनीति में लेके आना धोखा है? क्या टिकट देकर आम परिवारों के बच्चों को राजनीति में लाना, चुनाव लड़ाना, उनको आगे बढ़ाना, क्या ये धोखा है? अगर इस तरह का धोखा मानते हो तो फिर इस लोकतांत्रिक प्रणाली में आप ठीक किसको मानते हो? आपकी पार्टी के ही जो विधायक है वो कहते हैं कि सारा जो विधायकों का जो जाल है वो अपने पास रख ली। ये हमारी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है कि सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा की तरह जो एक लाइन में भेड़ बकरियों की तरह ले जाकर दिल्ली दरबार की परेड कराने के लिए हम लेकर जाते हैं। हमारी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है, सब अपनी अपनी तरीके से विचार रखते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ कोई चाबुक नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की तरह किसी की जुबान बंद कर दी जाए। लेकिन जुबान बंद की है। देवेंद्र बबली बोला, उसको चुप करा दिया। रामकुमार गौतम बोले, उसको चुप करा दिया। अगर चुप कराते तो बोलते ही नहीं। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए संविधान में है और वो इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में भी है। अगर हम युवाओं की बात करें, क्योंकि आप इनसो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अभी रोहतक में कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं 5 तारीख को, तो रोहतक को ही क्यों चुना? रोहतक में कोई पहली बार थोड़ा है ना कार्यक्रम हुआ, इससे पहले भी बड़े बड़े आयोजन रोहतक में हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि छात्र राजनीति का अगर दिल है तो वो रोहतक है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है। और इससे पहले भी बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और हमें तो पहले भी, हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री है तब भी रोहतक में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया है। हमने तो भूपेंद्र हुड्डा के दरवाजे पर खड़े होकर, चाहे वो HPSC भर्ती घोटाला हो उसको उजागर करने का काम किया था, चाहे डिस्टेंस एजुकेशन का घोटाला हो, चाहे कांग्रेस के राज में जो स्कूल की जो मासूम बहनों द्वारा आत्महत्या करने का मामला हो, तो हमने भूपेंद्र हुड्डा की चौखट पर जाकर जो सीना ठोक कर विरोध प्रदर्शन करने का काम भी किया है। और युवाओं के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, हमें भी पता है कि आपने लड़ाई लड़ी है, लेकिन आपकी सरकार में आप गूंगे क्यों हो गए? प्रदेश के जो अन्नदाता है वो सड़कों पर डटे हुए हैं और आप सरकार के मजे ले रहे हैं। अगर मैं गूंगा होता तो आपके सामने यहाँ आपके बातों का जवाब नहीं दे रहा होता। आप सीना ठोक कर सवाल पूछिए, मैं सीना ठोक कर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो हम पूछ रहे हैं ना कि देश का अन्नदाता सड़कों पर है और आप सरकार में। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। एक भी स्टेटमेंट
एक भी स्टेटमेंट आप ऐसी बताइए कि हमने अन्नदाताओं पर, उनकी कार्य प्रणाली पर या उनके भविष्य पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया हो या उनके खिलाफ कोई बयान दिया हो। अजय चौटाला ने कहा कि ये किसान नहीं है, ये नशेड़ी है, अलग अलग नामों से पुकारा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये किसान नहीं है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसान नहीं है। और किसकी स्टेटमेंट चाहिए आप? बंगाल की युवती के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को तो मैं किसान नहीं मानता, या मैं किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ने वाले लोगों को तो किसान नहीं मानता, या मैं तिरंगे झंडे को फाड़ने वाले लोगों को तो मैं तो किसान नहीं मानता। मतलब 10 लोगों ने एक अपराध कर दिया तो सारे 10 लाख लोग दोषी हो गए। यही आपके ही सवाल में मैं जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा था जो आपने दिया। क्या आप मानते हैं जिन लोगों ने तिरंगा पड़ा था वो किसान नहीं थे? मानते हैं? अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि गलती किसकी थी। वीडियो आई है, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, लोगों के सिर फोड़े गए हैं। एक जब किसान ये घोषणा कर चुके हैं कि कोई भी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़ा है, जो विधायक, चाहे वो बीजेपी की बात हो, जेजेपी की बात हो, वो जनता के बीच में ना आए, फिर भी क्या लेने सिर्फ एक चीज पूछता हूं, क्या किसानों को उकसाने की कोशिश? सवाल पूछता हूं, जो डिप्टी स्पीकर की गाड़ी से तिरंगा झंडा फाड़ने का काम जिस लोगों ने किया था, क्या वो जेल के अंदर नहीं होने चाहिए? क्या जिस तिरंगे के लिए शहादत दे रहा हरियाणा का नौजवान जो है बॉर्डर पर, क्या उस तिरंगे झंडे को फाड़ने वाले को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए? क्या जेल के अंदर होना चाहिए। लेकिन प्रदीप देशवाल को, जिन 500 किसानों ने जान गंवाई है, उनके लिए आंखों में आंसू एक भी नहीं नजर आ रहे। हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। मैं एक आम किसान परिवार का बेटा हूं, मैं किसी टाटा बिरला डालमिया का बेटा नहीं हूं। प्रदीप देशवाल वो फिल्मी कहावत वाली बात कर रहे हैं, बोला तू किसकी तरफ, बोला मैं तेरी तरफ। मतलब बात कर रहे हैं कुछ। मैं किसान का बेटा हूं, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं, परंतु मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल से आई हुई किसान आंदोलन में भावनाओं से शामिल होने वाली युवती के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को क्या जेल के अंदर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा, बल्कि पूरा देश कभी भी ये नहीं कहेगा कि जो आरोपी हैं उनको जेल में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो देश के अंदर था पिछले 6 महीने से दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए, क्या उनसे बात नहीं करनी चाहिए? क्या उनका समाधान नहीं होना चाहिए? क्या उनको सरकार ने अपनाना नहीं चाहिए? ये कानून पार्लियामेंट में बने थे या विधानसभा में बने थे? सांसदों ने बनाए थे या विधायकों ने बनाए थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन जनता से वोट लिए थे कि अगर किसानों पे आंच आएगी तो हम सबसे पहले कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन आज वो लोग गायब हैं, सरकार के मजे लूट रहे। इस जनता ने 58% वोट देकर संसद में जिन लोगों को भेजा था, उनसे सवाल क्या नहीं पूछने चाहिए? जो लोग मंत्री बैठे हैं दिल्ली के दरबार में, क्या उनसे सवाल नहीं पूछने चाहिए? क्या दुष्यंत चौटाला संसद में बैठा था? क्या जननायक जनता पार्टी के विधायक संसद में बैठे थे? तभी तो ये उम्मीद जगाई थी, तभी तो पूरे प्रदेश को, लोगों को ये उम्मीद थी कि ये हरियाणा सरकार में आएगा तो आवाज उठाएंगे। तो मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या जो कानून बने हैं वो देश की पार्लियामेंट में बने हैं, हरियाणा विधानसभा में बने हैं? बताइए आप। पार्लियामेंट में बने हैं। पार्लियामेंट में जननायक जनता पार्टी का कौन नेता बैठा है? बताइए, मुझे नाम बताइए आप। लेकिन विधानसभा की तरफ से, एक हरियाणा का नुमाइंदा होने की तरफ से आवाज उठाई जा सकती है। हरियाणा प्रदेश में क्या मंडियां बंद हुई हैं? क्या एमएसपी गया है? हरियाणा प्रदेश में जो आज सरसों के भाव हैं, जितनी फसलें हरियाणा प्रदेश में खरीदी जा रही हैं, एमएसपी क्या पूरे देश में खरीदा जा रही हैं? साथ लगते क्षेत्रों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, कितनी फसलों पर एमएसपी है? क्या भाव दिए गए हैं? राजस्थान का बाजरा हरियाणा प्रदेश में क्यों आ रहा है? पंजाब के धान हरियाणा प्रदेश में क्यों आ रहे हैं? पंजाब कमाल की बात करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि अगर किसी दूसरे प्रदेश के व्यक्ति ने हरियाणा में बेचने की कोशिश की तो उसको हम सजा देंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या बेचे नहीं गए? हमारे रेट जो प्रदेश में ज़्यादा है, एमएसपी पर है, हम किसानों के साथ हैं, हमारी भावनाएं, मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है। परंतु मैं एक साथ एक बात और कहना चाहता हूं, हमने भी प्रोटेस्ट किए, हमने भी आंदोलन किया, हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए दुख होता है कि कुछ है सामाजिक तत्व इस किसान आंदोलन को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको प्रदीप जी मान लेते हैं आपको दुख होता है, आप कितने दिन किसान आंदोलन के समर्थन में या किसानों के समर्थन में अलग अलग बॉर्डर पर गए? आप एक दिन बताइए, सिंगल डे। आप मेरी गाड़ी में बैठिए, किसी भी धरने के बीच से चलूंगा, टिकरी बॉर्डर से लेकर चलूंगा, आप जहां कहेंगे वहां। कितने धरनों में आप गए हैं समर्थन करने के लिए? मैं लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं, कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं लोगों के बीच में नहीं रहता। आप ये बताइए बस, कितने धरनों पे आप गए हैं जनता को, किसानों को समर्थन देने के लिए कि हाँ मैं आया हूं, इंसो की तरफ से आपको समर्थन देता? क्या कोई इंसो का कार्यकर्ता पार्लियामेंट के कानून को बदल सकता है? आप बताइए। लेकिन समर्थन तो कर सकता है। हम कब किसानों के साथ? ये किस कानून में लिखा है कि युवाओं की आवाज उठाने वाला एक किसान का बेटा किसानों के समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता? हम किसानों के विरोध में कब खड़े हुए? समर्थन में भी नहीं खड़े हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? हम किसानों के समर्थन में, दरवाजे खुले हैं, बातचीत करिए। क्या बंगाल चुनाव में कानून वापिस हो रहे हैं? क्या
जो है जिस तरीके गाड़ी बंगाल चुनाव में सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, पूरी केंद्र सरकार को वहां पे झोंक दिया, उसके बावजूद भी पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कानून पार्लियामेंट में ही बदल सकते हैं, पार्लियामेंट के माध्यम से ही सुधार हो सकता है, बातचीत के माध्यम से हो सकता है। अगर जननायक जनता पार्टी का कोई सांसद पार्लियामेंट में बैठा होता और वो किसानों के हित में खड़ा नहीं होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं मैं जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होता। आपने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन प्रदीप जी, पूरे प्रदेश की जनता अब आपको देख रही है, सुन रही है, और आपने बिल्कुल सही आवाज उठाई है। जब हरियाणा विधानसभा के अंदर पूरा सदन वहां पे मौजूद था, एक वहां पे प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसानों के समर्थन में कौन कौन है, तब उस समय आपके सभी नेता वहां किसानों के साथ खड़े होने की बजाय विरोध में थे। तब आपने क्यों नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे? लेट मी कंप्लीट। आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है, आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर देता हूं। किसानों का ये जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, वो इसलिए लेकर आया था अविश्वास प्रस्ताव अपनी राजनीति चमकाने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का बेटा पार्लियामेंट में बैठा था, उसने क्या किया बताइए ना। उसका खुद का बेटा पार्लियामेंट में बैठा था, क्या किया बताइए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई अच्छा बिल लेके आते हैं, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई अच्छा बिल लेके आते हैं, तो आप उसका समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि वो कांग्रेस से। पूछता हूं इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी? क्या आपको पता दीपेंद्र सिंह हुड्डा पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहते थे कि बिचौलियों को दूर करना है? बताइए। आप सिर्फ इतना प्रदीप जी आपने अभी कहा है कि अगर हमारा नुमाइंदा लोकसभा में होता, पार्लियामेंट में होता, और वो अगर किसानों के और अगर वो किसानों के साथ नहीं खड़े होते, समर्थन में उनका इस्तीफा नहीं देते, तो गलत था। लेकिन विधानसभा में आप पलट गए। ये कानून विधानसभा में बने या पार्लियामेंट में? मैं तो आपके ज्ञान समर्थन, लेकिन सोच पर हंसी आ रही है। ये पार्लियामेंट में बने या विधानसभा में बने हैं? बिल्कुल हंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि आप सरकार का जो मजा ले रहे हैं ना, वो किसानों के हित में जाने से नहीं मिलने वाला था। इसलिए हंसी आएगी, क्योंकि पूरा प्रदेश आज आप पे हंस रहा है। हम जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं वो सरकार के मजे लूटने के लिए नहीं, उस विचारधारा ने तो देश की प्रधानमंत्री कुर्सी को ठोकर मारने का काम किया था। हम जमुना पार भेजने वाले जो ये कहते थे कि पाकिस्तान भेज देंगे, जमुना पार भेज देंगे, वो गोदी में बैठ गए। तो आप क्या चाहते हैं? इस प्रदेश के किसानों की जमीन लूटने वाले, विश्वविद्यालयों की जमीन लूटने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए? कैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? कैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए जिसके परिवार के जो पूर्वज थे वो हरियाणा प्रदेश के अगेंस्ट पंजाब की गोद में बैठे थे? क्या कांग्रेस की गोद में बैठे थे जब हरियाणा प्रदेश की स्थापना हो रही थी? क्या उन लोगों को सत्ता सौंप दी जाए? क्या उन लोगों को सत्ता सौंप दी जाए जो आए दिन जो है इनकम टैक्स की या ईडी की रेड से या किसी जेल जाने के डर से आए दिन सरेंडर कर देते हैं? कहाँ है भूपेंद्र सिंह? विपक्ष हम तो आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं। नहीं, लेट मी कंप्लीट। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। हम सरकार में है, जननायक जनता पार्टी सरकार में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो विपक्ष में कहाँ है? कहाँ है आंदोलन में? कहाँ है? पूछना चाहता हूं, बताइए। प्रदीप देशवाल को लगता है सपने में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आने लगे। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश को लूटने वाला, इस प्रदेश के युवाओं के साथ कुठाराघात करने वाला, प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में लूट मचाने वाला व्यक्ति जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उसने सरकार आपकी लूटने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मतलब आप करे तो रामलीला, वो करे तो रासलीला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षण संस्थानों में वो लूट मचाई है। 6800 कॉलेज बंद हुए थे डिस्टेंस एजुकेशन के, 2 साल के लिए डिस्टेंस एजुकेशन बंद हुई थी। मैं तो पूछना चाहता हूं वो क्यों ना विपक्ष के नेता की भूमिका, क्यों ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस्तीफा देते, अपने बेटे से इस्तीफा दिवाते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता? क्यों नहीं? आप विपक्ष में थे तभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रश्न पूछते थे, आज आप सरकार में हैं तभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रश्न पूछ रहे, फिर फायदा क्या हुआ आपको बनाने का? हमारा उद्देश्य इस प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करना है। हमारा यही उद्देश्य है ताकि आम परिवारों के बच्चे राजनीति में आए। युवा के नाम पर सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही नजर ना आए, आम किसान परिवारों के मजदूर कमेरे वर्ग के शिक्षित नौजवान राजनीति में आए और राजनीति को एक नई दशा और दिशा दें। तभी इस देश के लोकतंत्र में, जो दिल्ली दरबार में और लुटियंस जोन में जब किसानों के बेटे पहुंचेंगे तो किसानों का विकास भी होगा, किसानों का उद्धार भी होगा। दीपेंद्र जी, आप प्रदीप जी, बिल्कुल नहीं, आपकी जुबान पे बार बार आपकी क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, और प्रदीप देशवाल जो कि खुद किसानों का बेटा है और एक युवाओं की हमेशा आवाज़ उठाता रहा है, आज वो
बोल नहीं रहा कुछ भी, शायद लगता है सरकार का डर है। कोई बात नहीं, लेकिन हम इंसो की बात करेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि आपकी जुबान पर जिस तरीके से दीपेंद्र आ रहा है, का दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक कहां आवाज उठाई? कभी सुना? संसद में लगातार आवाज उठा रहे। अभी जो सत्र चल रहा है उस सत्र के अंदर लगातार आवाज उठा रहे। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जब इस देश में ट्रैक्टर पर टैक्स लगा था तो दीपेंद्र भी उसी संसद में बैठा था और दुष्यंत भी उसी संसद में बैठा था जब ट्रैक्टर लेकर दुष्यंत चौटाला पार्लियामेंट गए थे और इस देश के पहले सांसद थे। दीपेंद्र हुड्डा या राहुल गांधी की तरह ट्रैक्टर सड़क पर छोड़कर नहीं भागे थे, पार्लियामेंट की पार्किंग में ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। और तभी तो उप मुख्यमंत्री बना था, सिर्फ इसी उम्मीद पर उप मुख्यमंत्री बना था। लेकिन आज ट्रैक्टर भी गायब है और तेल के दाम कितने बढ़ गए। मैं दुष्यंत चौटाला ने बढ़ाए तेल के दाम। मुझे आपके सवालों पर हंसी आ रही है, आपकी सोच पर हंसी आ रही है। क्या तेल के दाम जब आपको जवाब देने पड़ गए, लेकिन सरकार डिसाइड करती है। लेकिन आवाज तो उठा सकते हैं, आवाज आपका कोई ट्वीट दिखाइए जिसमें आपने ये कहा हो कि तेल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार का कोई एक ट्वीट दिखाइए। प्रदेश सरकार से अगर तेल के दाम घटते हो तो फिर क्यों ना कांग्रेस जो है राजस्थान में इस्तीफा दे? कोई ट्वीट दिखाइए आपकी तरफ से, कोई मांग उठाइए कि भाई हमने मांग उठाई है कि प्रधानमंत्री जी से कहा, रिक्वेस्ट किया कि आवाज ये महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। आप मेरे जवाब सुनेंगे तभी तो मैं बताऊंगा ना। आप सिर्फ कांग्रेस का गुणगान करते रहेंगे तो मैं कैसे अपना पक्ष रखूंगा? आपको सिर्फ दीपेंद्र सवाल पूछने में भी आपको गुणगान लगता है? नहीं, क्या अगर प्रदेश सरकार गिराने से इस किसानों का भला हो सकता है तो क्यों ना राजस्थान की कांग्रेस की सरकार इस्तीफा दे दे, पंजाब की कांग्रेस की सरकार इस्तीफा दे दे? क्यों ना दे दे? बताइए, जवाब दीजिए। क्यों ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस्तीफा दे दे? अगर इस्तीफा देने से किसानों की मांगे पूरी हो रही हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी क्यों ना राजस्थान कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे दे। प्रदेश सरकारों का इस्तीफे से केंद्र के कानून वापस नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कानून जो पार्लियामेंट में बने हैं, इन कानूनों में अगर कोई कमी है, कोई खामी है तो इस देश की पार्लियामेंट में जो चुनकर लोगों ने जो नुमाइंदे भेजे हैं, जो सांसद भेजे हैं, वो लोग उन खामियों को दूर करा सकते हैं। प्रदीप जी, प्रदेश की जनता आने वाले समय में इस बात को ध्यान में रखेगी और निश्चित रूप से जवाब भी देगी। हम युवाओं की बात करें, इंसो के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इंसो का सम्मेलन अभी होने जा रहा है, उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई है और युवाओं के लिए कौन सी प्रमुख आवाज़ आप उठाने जा रहे हैं? हमने तो हमेशा युवाओं की आवाज़ उठाई है। शिक्षण संस्थानों में हम एकमात्र ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंटिन्यू 2003 से आज तक लगातार विद्यार्थियों की हितों की लड़ाई लड़ती रही है। जो सड़कों पर हमने लाठियाँ खाई हैं, या जो राज घराने में पैदा हुए दीपेंद्र हुड्डा सरीखे जो तथाकथित युवा नेता हैं, उनकी तरह दिल्ली दरबार में लुटियस जोन में बैठकर मड़ाइयाँ नहीं खाई। हमने युवाओं के लिए सड़कों पर लाठियाँ खाने का काम किया है। मुकदमे हुए हैं हमारे पर, हमने दर्जनों मुकदमे कराकर जेल काटने का काम भी किया है विद्यार्थियों के हितों के लिए। और जो है इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आगे भी ये लड़ाई लड़ेगी। हम भविष्य में भी शिक्षण संस्थानों और शिक्षा के उद्धार के लिए, युवाओं के उद्धार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगी, चाहे वो सरकार जो हमारी हो, चाहे वो सरकार जो है कांग्रेस की हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, या वो सरकार किसी अन्य दल की क्यों ना हो। युवाओं के समर्थन में आपका अगला मजबूत कदम क्या रहे? हम चाहते हैं कि प्रदेश में जो गर्ल्स मैरिड स्टूडेंट हैं, पूरे देश में शिक्षण संस्थानों में उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। हमने एमडी यूनिवर्सिटी में भी कराया, 1-2 यूनिवर्सिटी में और कराया है। हम चाहते हैं इस पूरे देश के विश्वविद्यालयों में ये अधिकार उन बहनों को मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी काफ़ी मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि सस्ती व गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जो है हर किसान के, गरीब के, कमेरे के बच्चे को मिलनी चाहिए। शिक्षण संस्थान खोलने चाहिए, तो IIT खुलनी चाहिए, जो है कॉलेजेज खुलने चाहिए। जो ग्रामीण अंचल के जो विद्यार्थी हैं वो शहरों में आकर या ग्रामीण अंचल में ही कुछ अच्छे शिक्षण संस्थान बनाकर उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। जिस दिन आम परिवार का, किसान परिवार का, गरीब परिवार का बेटा पढ़ लिख कर DC SP लगेगा, उस दिन किसान परिवार का भला होगा। किसान परिवार का भला होगा। ये थे इंसो के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देसवाल, जिनका साफ तौर से कहना है कि इन्होंने हमेशा युवाओं के हितों की आवाज़ उठाई है और आने वाले समय में भी ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर, 3 बिलों को लेकर इनका आज भी वही स्टैंड है कि दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में लोग समझ जाएंगे कि आखिरकार उनका हितैषी कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।